everyone, this is your educator Urviza and you are on India's largest learning platform An Academy. Guys, हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में एग्जाम्पलर के 30 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चन। आज हम लोगों के एग्जाम्पलर के फर्स्ट चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तीनों पार्ट अगर आपने देख लिए तो इसका मतलब आपके एग्जाम्पलर कंप्लीट है विद क्वेश्चन एंड आंसर। ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। वीडियो को पॉज कर करके देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बिना पॉज की करके देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, रिविजन के तौर पे इसको पॉज करें और इसका आंसर टैली करने की कोशिश करें एक्चुअल आंसर के साथ। गाइज, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। यू आर ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज अन अकेडमी। अन अकेडमी इज गिविंग ऑल its students daily live classes, live tests and quizzes, structured courses and unlimited access to these courses। यानी कि जितनी मर्जी उतनी बार कोई भी क्लास देखो, कोई भी परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। एक सब्सक्रिप्शन प्लान से आप बेस्ट एजुकेटर्स की अनलिमिटेड वीडियोस देख सकते हैं, अनलिमिटेड क्लासेस देख सकते हैं और कितनी भी टाइम्स। अपने एग्जाम से पहले अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, आप बस वीडियोस ही वीडियोस देखते रहिए, उनके कंटेंट आपके दिमाग में बिल्कुल वैसे के वैसे ही छप जाने वाले हैं। गाइज, इफ यू आर वेटिंग फॉर एनी गुड डे देन दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन। अगर आप सब्सक्रिप्शन आज ही बाय करते हैं तो आज ही अगर आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 10% की ऑफ मिलने वाली है और आप पढ़ सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से। माई रेफरल कोड इज URVIZA। इससे आपको मेरी सभी क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, मेरी क्लासेस देखने को मिलेगी। 9 अगस्त यानी कि आज से आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है बेस्ट रिवीजन। मैंने आपके फुल रिवीजन कोर्स लॉन्च किया है प्लस पे, यानी कि आपकी बायोलॉजी का फुल रिवीजन करवा रही हूँ मैं इन जस्ट 14 आवर्स में। आपके वीकेंड पे मैं ये क्लासेस लेने वाली हूँ, रिवीजन कराने वाली हूँ विद क्वेश्चन डिस्कशन। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत कम टाइम में बहुत चीज़ें हम लोग कवर अप करने वाले हैं। एंड ऑल्सो हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि रिवीजन है तो बस ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, नहीं, बेसिक से एडवांस तक हम चलेंगे। तो अगर अभी तक आपने बायोलॉजी को हाथ तक नहीं लगाया है तो आप अभी सब्सक्रिप्शन खरीदिए और जुड़ जाइए मेरे साथ लाइव मेरे रिविजन बैच में। So guys, let us start today's class and today's first question is 31st से शुरू करेंगे। 44 क्वेश्चन है हमारे पास 44th तक, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पलर में 44th तक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन 31st से शुरू करेंगे। ये एग्जाम्पलर में 31st क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कई मेटल्स का जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हमें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन, इनके बारे में आपको रीजन बताना है कि क्यों आपको ऐसी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट है कि एग्जाम्पल में सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। जो सिल्वर मेटल है उसको अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट भी करवा रहे हैं तो उसको उसके अंदर कोई चेंजेस ही नहीं देखने को मिलता है, यानी कि उसके अंदर कोई डिफरेंस ही नहीं देखने को मिलता है। व्हाई इज इट सो? गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर देने के पहले क्या आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज याद है? पहले आप ध्यान दे दीजिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी तो आप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। ये है कि जो रिएक्टिविटी है सिल्वर की वो बहुत कम होती है और रिएक्टिविटी सीरीज जो कि मैंने आपको लर्न करने की ट्रिक भी बताई थी, दैट वाज केदारनाथ का महंगा आलू जहां फ्री सारा अब है, कोर्ट होगा आगे अपना। दिस वाज इट। आप जितना ऊपर उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो इसमें जो Ag है यानी कि जो सिल्वर, इट इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इस वजह से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी डज नॉट रिएक्ट एट ऑल। सेकेंड है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्यूमिनियम इज एडेड। कभी भी जब भी कोई रिएक्शन है, जैसे कि आप एल्यूमिनियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो इसका टेम्परेचर क्यों राइज कर रहा है? Why does the temperature rises in this case? आपको पता है कि मेटल को जब आप नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कराते हो, नॉन मेटल की या फिर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो, 2 थिंग्स बनती है। पहला बनता है क्या? एसिड, और दूसरा क्या बनता है? अगर सिर्फ मेटल है तो सिर्फ आपका बनेगा, क्या बनेगा? मेटल के साथ उसका वो जुड़ जाएगा, एसिड बनेगा एंड दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो दिस इज द रीजन। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड विद हाइड्रोजन गैस। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज करता है।
गाइस कभी कभार बच्चे कहते हैं कि क्या यार, कभी कभी एक मेटल का ऑक्साइड बनता है, कभी मेटल बनता है, कैसे पता लगाएं कि क्या बन रहा है? तो बहुत आसान है बच्चे इसको पता लगाना। देयर इज नथिंग, नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दिस, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि मेटल है Zn है, एंड एसिड है HCl है, जैसे कि इसके पीछे का पार्ट, H2SO4 है इसके पीछे का पार्ट, इनके साथ इनको जोड़ दीजिए एंड बचा जो रहता है वही रिलीज होगा। इसके साथ जब आप इसको जोड़ेंगे, इसके साथ ऑक्साइड नहीं है तो बचा ऑब्वियसली हाइड्रोजन। लेकिन अगर मेटल की ऑक्साइड अगर आप लगा रहे हैं, मेटल के साथ उसकी ऑक्साइड लगा रहे हैं, तो ये इसके साथ ऐड होने के बाद इसकी एक ऑक्साइड भी बचेगी और इसका एक हाइड्रोजन भी बचेगा, जो कि मिलके H2O यानी कि वाटर बन जाते हैं, जो कि मिलके वाटर बन जाते हैं। सो गाइज, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कब वाटर बनता है और कब सिर्फ हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मेटल के साथ ऑक्सीजन होगा तभी ना हाइड्रोजन के साथ वो मिलके बनाएगा कुछ। जब होगा ही नहीं उसके पास ऑक्सीजन, तब कैसे वाटर बनेगा? सी पार्ट है इसी क्वेश्चन का। द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी वेरी हाईली एक्सप्लोसिव। जो सोडियम मेटल है Na है, उसके साथ रिएक्शन जब भी कभी भी आप HCl के साथ करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव हो जाता है, यानी कि भटाका बोल देता है। वाई इज इट सो? सोडियम इज एन alkali मेटल विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। आपने देखा था अभी केदारनाथ का महंगा आलू, इसमें सेकंड वाज ना, यानी कि सोडियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है और ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है HCl के साथ टू फॉर्म NaCl। अब ये जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करता है। द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कॉजेज एक्सप्लोजन। और यही जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन है, इसी की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है कि इसकी वजह से भटाका बोल देता है, जिसको कहते हैं एक्सप्लोजन हो गया। Okay, let us move on to the third and the fourth part of this question, that is some bubbles of gas are seen when lead is reacted with the acid. जब lead जो कि मेटल है, lead के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपको बबल्स दिखते हैं, गैस के बबल्स दिखते हैं। एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन गिविंग सुटेबल रीजन। सो इट इज वेरी सिंपल यार, जब भी किसी के साथ भी करेगा, HCl के साथ अगर कर रहा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और वही उसी की बबल्स है वो, ठीक है। रीजन क्या बताना है? रिएक्शन ऑफ लेड मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म लेड क्लोराइड एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है यही तो है बबल्स, इसी के तो बबल्स बन रहे हैं। सिंस रिएक्शन इज क्वाइट स्लो ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ लेड, ओनली बबल्स ऑफ हाइड्रोजन आर सीन टू इवॉल्व। क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होता है और रिएक्टिविटी बहुत कम होती है लेड की, क्योंकि देखो जब सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है तो आप देखो केदारनाथ का महंगा आलू, जहां फ्री सारा पब है, पब यानी कि हाइड्रोजन से पहले यही है, लेडी है, ठीक है, लेडी है जिसके साथ रिएक्टिव, तो ये काफी कम रिएक्टिव है, ठीक है। काफी कम रिएक्टिव होने की वजह से इसका जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो है। स्लो होने की वजह से धीरे धीरे गैसेस रिलीज हो रही हैं और वो गैसेस बबल्स के फॉर्म में रिलीज हो रही हैं और सॉल्ट बन रहा है कौन सा? लेड क्लोराइड का। ओके, 32 क्वेश्चन, 32nd क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं। सो 32nd क्वेश्चन कहता है आपका एग्जाम्पलर का कि एक सब्सटेंस है X विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। जो सब्सटेंस है X वो ग्रुप 2 एलिमेंट का ऑक्साइड है। व्हाट इज ग्रुप 2? ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल अगर आपने किया होगा तो आपको पता है ग्रुप 1 कौन सा होता है? ही, ली, बे, ये है ग्रुप 2, जिसमें बेरिलियम आपका शुरू होता है। नामक का ये वाले बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाले, ये ग्रुप 2 है, ठीक है। इसका जो सब्सटेंस X है, अ सब्सटेंस X विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, यानी कि इसमें से किसी के साथ O लगा दो कि उसका ऑक्साइड। दिस एलिमेंट इज यूज्ड इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। ओ माय गॉड, सीमेंट इंडस्ट्री में क्या यूज हो सकता है? अभी इसमें तो कुछ बच ही नहीं गया, फ्रैंकली टेलिंग यू, इसमें कुछ भी नहीं बच गया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आता ना तो आप आराम से कर सकते थे। इसमें क्या पता चल गया भाई? कैल्शियम ही होगा, ऑब्वियसली सीमेंट इंडस्ट्री में कैल्शियम ही यूज होता है। दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन्स ऑल्सो। ओके, वन मोर हिंट, देखते कितने हिंट दे रहे हैं। हिंट 1, हिंट 2, ऑन द ट्रीटमेंट विद वाटर इट फॉर्म्स अ सोल्यूशन। जब इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो एक सॉल्यूशन बनाता है जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। दिस इज हिंट 2। हिंट 3, राइट। रेड लिटमस को कौन ब्लू करता है? ऑब्वियसली बेसिक।
आपको पता है कैल्शियम आपकी बोन्स में प्रेजेंट होता है। कैल्शियम के ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हो आप, स्लेक्ड लाइम बनाता है। दिस इज स्लेक्ड लाइम, जो कि आपकी वाइट वॉशिंग में यूज होता है। आइडेंटिफाई एक्स एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। अभी आप क्या यार, ये आइडेंटिफाई तो हमने देखते ही कर लिया, आपने इतनी सारी हिंट दी, तो अभी आइडेंटिफाई करना इज नॉट दैट टफ जॉब। इसको तो आइडेंटिफाई करना वॉज जस्ट केक वॉक, राइट? So it has been already identified by us. So substance X is calcium oxide which is also known as quicklime. ये जो सब्सटेंस एक्स है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको क्विक लाइम भी कहते हैं। जब इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, विच इज एल्किलाइन सोल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो मेटल की ऑक्साइड, मेटल क्या होता है? मेटल होता है एल्कालाइन, एल्कलीन, ओके, एल्कलीन होता है, तो इसकी ऑक्साइड भी एल्कलीन होगी। इसकी ऑक्साइड भी एल्कलीन होने की वजह से इसकी हाइड्रोक्साइड भी एल्कलीन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज व्हाट? इट इज हाइड्रोक्साइड ऑफ कैल्शियम ना, तो इट विल ऑल्सो बी एल्कलीन। एल्कलीन है तभी तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू टर्न कर रहा है, राइट? इजंट इट? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो घबराओगे तो नहीं, घबराना है ही नहीं यार, बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। केमिस्ट्री तो मतलब आपकी फिंगरप्रिंट पे हो जाएगी इफ यू आर फॉलोइंग ऑल माई लेक्चर्स सिंस जून, ठीक है? मैंने जून से जितने भी सेशन करवाए हैं सभी सेशन को देखिए, एंड सभी सेशन को अभी मैं रिवीजन बैच लॉन्च करने वाली हूँ। एग्जाम्पलर सीरीज खत्म होने के बाद रिवीजन कोर्स लॉन्च करने वाली हूँ, जस्ट फोकसिंग ऑन द केमिस्ट्री पार्ट। सिर्फ केमिस्ट्री का हम लोग यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे रिवीजन पार्ट करेंगे, और बायोलॉजी का रिवीजन मैं ऑलरेडी अभी प्लस पे स्टार्ट कर चुकी हूँ 9 अक्टूबर से, वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोगों को बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, आप लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, हाँ, इसका रिएक्शन आप लोगों ने वैसे ही देख लिया है वैसे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। रिएक्शन आप इस तरह से लिखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड के उधर 2 क्यों लगाया? बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके? 33 क्वेश्चन बोल रहा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये जितनी भी चीजें लिखेंगे उनके बैलेंस्ड इक्वेशन करनी है। ए लिखा है यानी कि इसके आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है, लेड एसीटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आज की क्लास में हम लोगों को 14 क्वेश्चन करने हैं या फिर 15 क्वेश्चन करने हैं। सो बस उतने क्वेश्चन तक आप लोग जमे रहिए, जुड़े रहिए, एंड 3 पार्ट्स में आपकी एग्जाम्पलर फर्स्ट चैप्टर की खत्म होने वाली है, ठीक है? सो आप लोगों को हिलना नहीं बिल्कुल भी अपनी सीट से। ये पूरे के पूरे 3 पार्ट्स 3-4 बार रिवाइज कर लोगे तो एग्जाम्पलर कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को एग्जाम्पलर उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, ठीक है? सो फर्स्ट पार्ट से कि लेड एसीटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बताना है कि लेड एसीटेट, व्हाट इज लेड एसीटेट? एसीटेट क्या होता है? एसिटिक एसिड कौन सा होता है? CH3COOH। अब इसी से लेड एसीटेट बनाना है आपको। लेड एसीटेट का सॉल्यूशन जिसको नहीं आता है वो बना के दिखाओ मुझे। लेड एसीटेट कैसे लिखोगे? इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो वो बनाता है लेड का क्लोराइड यानी कि PbCl2 एंड एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, और ये एसिटिक एसिड का अलग से सॉल्यूशन बना देता है। नाउ इफ यू ऑल हैव नॉट रिटन इट, तो अभी इसको वीडियो को पॉज करो और अभी लिखने की कोशिश करो। अभी लिखने की कोशिश करो, आर यू एबल टू राइट द लेड एसीटेट सॉल्यूशन और नॉट? हाउ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेड एसीटेट? बच्चे इसमें क्या मार्क खाएंगे? उनको सब पता है, HCl पता है, सब कुछ पता है, बना के दिखा भी रखा है कि लेड क्लोराइड बनेगा, बट द थिंग इज दैट दे डू नॉट नो हाउ टू राइट लेड एसीटेट, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को लेड एसीटेट लिखना आना चाहिए। इट इज PbCH3COO, नॉट H। इसमें H नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये बना है एक मेटल के साथ एसिड जुड़ा है। तो जब भी मेटल के साथ एसिड जुड़ा है यानी कि एक सॉल्ट है ये, ठीक है? जब आप इसको रिएक्ट कर रहे हो HCl के साथ तो बना लिया लेड क्लोराइड, दिस इज ऑल्सो अ सॉल्ट, और एसिड अलग हो गया इसमें से। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ये ऑब्वियसली डबल डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि लेड को इसकी एसीटेट की जगह आ गई Cl और इधर Cl की जगह आ गया एसिटिक एसिड। सो ये ऑब्वियसली एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और आप बता रहे हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे? क्योंकि इसके हाइड्रोजन से जुड़ा ही है एसिटिक एसिटेट, इसके हाइड्रोजन से जुड़ के ही एसिटेट बना है, ठीक है? सो गाइज, अगर आप लोगों को लेड एसीटेट लिखना नहीं आता है तो अभी लेड एसीटेट लिखना सीख लो। PbCH3COO का 2/2, बिकॉज लेड की वैलेंसी होती है 2। यहाँ पे भी देखो क्लोरीन के बगल में इसने 2 लिखा है। डू यू नो हाउ टू राइट दी वैलेंसी, हाउ टू
से राइट द केमिकल फॉर्मूला। हर चीज की वैलेंसी पता होनी चाहिए आपको। लेड की वैलेंसी है 2+ और क्लोरीन की वैलेंसी है -1। 1 को लिखते नहीं है, वैलेंसी क्या होती है, क्रॉस करती हैं। एल के इधर 1 आना चाहिए तो 1 लिखेंगे नहीं हम, क्लोरीन के इधर 2 आना चाहिए तो 2 बिल्कुल लिखेंगे हम। लेड क्लोराइड बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट है, अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल। सोडियम मेटल है Na, इसको एब्सोल्यूट इथेनॉल के साथ आपने जोड़ा है। इथेनॉल, व्हाट इज इथेनॉल, व्हाट इज इथेनॉल, आप लोगों को पता है ना कि जो आपका एल्कोहल ग्रुप होता है OH, CH3CH2OH, इसको आप एक साथ लिखना चाहेंगे तो C2H5OH लिख सकते हैं आप, ठीक है। सो इसको जब आप जोड़ेंगे सोडियम मेटल को, सोडियम को जब आप यानी कि आप दारू में डालोगे तो क्या बनेगा, इट विल फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सोडियम इथॉक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। दिस इज हाउ यू विल राइट दिस इक्वेशन, C2H5OH अभी जो मैंने आपको बताया। एंड सोडियम के साथ जब आप, यहाँ पे भी आप क्या गलती करने वाले हो, सोडियम इथॉक्साइड लिखना नहीं आएगा आपको। सोडियम इथॉक्साइड लिखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें से बस एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है और वो हाइड्रोजन की गैस में रिलीज करा देना है, ठीक है। बाकी C2H5 वैसे का वैसा ही रहेगा, इसके साथ आपका जुड़ गया सोडियम। एंड गाइज आपको दिख रहा है कि ये भी आयंस है, ये भी आयंस है, तो ये कौन सा बॉन्ड है, दिस इज आयोनिक बॉन्ड, ओके। दिस इज द सी पार्ट। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू आंसर दिस, पहले अपने आप करने की कोशिश करिए, ओके। एंड बच्चों अगर आप लोग ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू सी मी लाइव, आप लोग इसका ऑब्वियसली प्रीमियर देखते हैं तो आप लोगों को थोड़ी सी कनेक्टिविटी कम फील होती है, लेकिन अगर जब आप इसके कमेंट बॉक्स में कोई चीज़ लिख देते हैं ना, कमेंट करते हैं ना, तो उसको मैं बाद में पढ़ने के बाद आई जस्ट ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इन चीज़ों को ना दोहराऊं। तो मुझसे कांटेक्ट करने का आपका एक ही तरीका है कि जो भी चीज़ें आपके प्रीमियर के बाद दिमाग में है कि मैम इस तरीके से कराइए, ये समझा दीजिए, ये वाली चीज़ का भी क्लास ले लीजिए। शायद मुझे उस टाइम पे पता ना लगता हो कि मुझे क्या कराना है, बट जब मैं कमेंट देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि बच्चे किस चीज़ की डिमांड करें, और इससे आपको भी बहुत फायदा मिलता है, ठीक है। एंड बच्चों अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ज़रूर, और अगर अभी तक मेरे प्लस कोर्सेज से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लस के सब्सक्रिप्शन का लिंक दिया है, सब्सक्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करो और अप्लाई करो अपनी फेवरेट एजुकेटर का कोड जो है, मेरा नाम कैपिटल URVIZ, जिससे आपको 10% ऑफ मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइज दिस इज द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आयरन का 3 ऑक्साइड, आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स जो भी होते हैं उसके ऑक्साइड को ब्रैकेट में ऐसे ही लिखा रहता है 3 2 ऐसे करके, ठीक है। तो आयरन 3 का ऑक्साइड है, जब आप इसको हीट करोगे विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जब आप इसको हीट करते हो विद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को, तो क्या बनता है, सॉलिड आयरन अलग बन जाता है एंड लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग से लिबरेट हो जाती है। दिस इज दी थिंग, आप लोग इसको आराम से लिख सकते हो। आयरन का 3 ऑक्साइड है, यानी कि आयरन के ऊपर की वैलेंसी 3 होनी चाहिए, ऑक्साइड की 2, यानी कि Fe2O3, ठीक है। Fe2O3 यू कैन राइट ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, जब इसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO। अभी आपको मैं रिवील करने वाली इसका पूरा का पूरा। अच्छा, जब भी कार्बन 3 ऑक्साइड लिखा है, ऑब्वियसली जिसकी इसकी वैल्यू, इसकी इस टाइम पे वैलेंसी बोल रहे हैं O2, तो जब आप इसको एक्सचेंज करते हो तो ये Fe2O3 बन जाता है। नेवर राइट Fe3O2, बिकॉज क्या हो जाएगा ना, आपने देखा ब्रैकेट में कि मैम ब्रैकेट में 3 लिखा है, मे बी दे आर ट्राइंग टू टेल मी कि Fe की बात 3 लगाओ, बट ऐसा केस में गलत हो जाता है। आपको समझना चाहिए कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जैसे कि कॉपर हुआ, आयरन हुआ, लेड हुआ, इनके ब्रैकेट में इनकी वैलेंसी लिखी होती है, एंड ये बहुत फायदेमंद हो जाते हैं आपके लिए, क्योंकि इनकी वैलेंसी ना वेरी करते हैं, कभी आयरन की वैलेंसी 2 भी हो जाती है, कभी आयरन की वैलेंसी 3 भी हो जाती है, इसलिए इसकी वैलेंसी दी होती है, तो आपको आयरन की वैलेंसी लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, आयरन अलग हो जा रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड अलग गैस रिलीज हो जा रही है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गई एंड ऑक्सीजन जो हटी वो आ गई कार्बन के पास, यानी कि इसके पास से ऑक्सीजन हटी तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिड्यूस्ड, और इसके पास ऑक्सीजन आई, कार्बन डाइऑक्साइड के, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास ऑक्सीजन आई तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, ओके। दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। Now let us move on to the D part. Hydrogen sulfide gas reacts with hydrogen gas to form solid sulfur and liquid water. जो हाइड्रोजन सल्फाइड है यानी कि H2S है, ये रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और ये बना रही है सल्फर अलग हो जा रही है और लिक्विड वाटर अलग हो जा रहा है। तो इसका एग्जांपल इसको आपको लिख के बताना है। नाउ टेल मी, इसमें से आप ऐसी कौन सा सब्सटेंस है जो एक रॉटन एग की तरह स्मेल करता है,
इट इज हाइड्रोजन सल्फाइड। बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट स्मेल्स लाइक अ रॉटन एग, सड़े हुए अंडे की तरह बहुत गंदा बदबू करता है। ठीक है, सो H2S जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाएगा सल्फर अलग बनाएगा एंड वाटर अलग रिलीज कर देगा। Let us move on to the 34th question. Why do we store silver chloride in dark colored bottles? जो सिल्वर क्लोराइड होता है यानी कि NaCl जो सिल्वर ओके AgCl सॉरी AgCl2 मैं सोडियम क्लोराइड बोल रही हूँ। सिल्वर इज AgCl2 जो होता है उसको हम लोगों को हमेशा डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखना चाहिए? क्योंकि आपको पता है सिल्वर क्लोराइड सनलाइट से डिकम्पोज होता है। जैसे सनलाइट पड़ती है, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ऐसे हैं, जैसे उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, क्लोरीन गैस अलग रिलीज हो जाती है और सिल्वर जो है वो कंटेनर के बिलो जाके बैठ जाता है। इसको हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं, दोनों को, सिल्वर क्लोराइड को भी और सिल्वर ब्रोमाइड को भी। सो इसका रीजन आप लोगों को पता ही लग चुका है। अभी आप इसका आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। द आंसर इज जो कि सिल्वर क्लोराइड होता है कैन डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये डिकम्पोज हो सकता है लाइट की प्रेजेंस में टू फॉर्म सिल्वर मेटल, ताकि सिल्वर मेटल बनाए। देयरफॉर इट मस्ट बी स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड, इट मस्ट बी स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स विच कैन इंटरप्ट द पाथ ऑफ लाइट। डार्क कलर की बॉटल में क्या होता है ना कि अंदर लाइट नहीं आती है। जब भी आप काले शीशे चढ़ाते हो गाड़ी में तो उसमें लाइट रोशनी नहीं आती सूरज की। सो डार्क कलर की बॉटल में लाइट अंदर डायरेक्ट आएगी नहीं, जब डायरेक्ट अंदर लाइट आएगी नहीं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होगा। इसी की वजह से सिल्वर को आप लोग ज्यादातर सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर में रखते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज शोन बिलो। This is the photochemical decomposition. Silver chloride, when reacting with the sun, when decomposing in the presence of sunlight, it will form silver and Cl की अलग. Okay, okay, yeah, okay. Silver chloride I wrote wrong. ये होता है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर की आपकी वैलेंसी 1 ही होती है। ठीक है, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई केमिकल रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये सभी केमिकल रिएक्शन है, इनको बैलेंस करना है। इट इज वेरी इजी टू बैलेंस आउट सच थिंग्स। इसमें क्या है, मैग्नीशियम 1 है, इसमें क्लोरीन 2 है, इसमें भी मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन 2 है, तो इसमें कोई भी जरूरत नहीं है, इट इज करेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, मरकरी की ऑक्साइड है, मरकरी बना और ऑक्सीजन अलग बना। तो इसमें क्या था, ऑक्साइड में 1 ऑक्सीजन था लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 बन गए, तो बैलेंसिंग नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो आप ऑक्सीजन को इधर 2 बनाने का एक ही तरीका है कि इसके आगे 2 लगा दो, लेकिन जब आप इसके आगे 2 लगाओगे तो मरकरी भी 2 हो जाएगा। इसको बैलेंस करने के लिए आपको मरकरी के आगे 2 लगाना पड़ेगा। अभी इधर सोडियम अकेला है, सल्फर अकेला है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो सोडियम सल्फाइड बना दिया इन्होंने। सोडियम 2 हो गया, सल्फर 1 ही हो गया। इसको 2 बनाने के लिए एक ही तरीका है कि इसके आगे 2 लगा दो, सिंपली ये बैलेंस हो गया। अभी ये क्या है, क्लोराइड है, टाइटेनियम क्लोराइड। इसको क्या कर दिया आपने, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड दिस। सो इसमें क्या है, क्लोराइड जो है, क्लोरीन जो है 4 थी इधर, अंदर क्लोरीन कितनी है, 2 क्लोरीन है। तो इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है कि इसको इसके आगे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। जब आपने इसके आगे 2 लगाया तो क्लोरीन तो 2 हो गई, लेकिन मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो इधर आप 2 लगा देंगे तो क्लोरीन 4, मैग्नीशियम 2, इधर भी मैग्नीशियम 2 एंड बाकी सब कुछ सेम। देन इट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन का ऑक्साइड। तो कैल्शियम सिलिकॉन ट्राइऑक्साइड बन गया इधर आपका। ठीक है, तो इसको आप, अच्छा SI को सिल्वर नहीं पढ़ना है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, इसको भी आप सिंपली बैलेंस कर सकते हैं। हाउ यू कैन, इसका आंसर आप लोग खुद देने की कोशिश करें। या राइट, वेरी गुड। इसका आप लोग खुद आंसर कर चुके होंगे आई होप अभी तक। कैल्शियम जो है इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, सिलिकॉन इधर है 1, इधर भी सिलिकॉन 1 है, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहा है। ऑक्सीजन इधर 1 और इधर 2, 3 मिल गया और इधर भी ऑक्सीजन 3 है। ओके ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सभी के सभी बैलेंस्ड है। ये टाइटेनियम वाला में भी कोई गड़बड़ नहीं थी, सिर्फ क्लोरीन को आप बैलेंस कर लेते तो आपका काम बन गया था। ठीक है, एंड दिस इज जो हाइड्रोजन एंड उसके साथ ऑक्सीजन है जिसको कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके साथ आप रिएक्ट करें यूवी रेडिएशन के साथ आप कर रहे हैं तो वाटर बन रहा है और ऑक्सीजन अलग बन रहा है। तो आपको पता है कि इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, लेकिन ऑक्सीजन कितनी है, 2 इधर है लेकिन इधर 3 है। 2 और 3 को एक करने का एक ही तरीका है कि इसको 6 बना दिया जाए। 6 कैसे बना दिया जाए, इधर अगर आप 3 लगा देते हैं और इधर आप 3 लगा देते हैं, 6 तो इधर हो जाएगी, बट इधर क्या हो जाएगी, इधर हो जाएगी 6, इधर भी 6 हो जाएगी।
तो या फिर आप इधर इधर कुछ लगाने की कोशिश करें। अगर आप इधर 2 लगाते हैं तो इधर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, 2 4, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया। अब इधर भी आप 2 लगा देंगे तो इधर ऑक्सीजन भी 4 हो गई एंड इधर भी ऑक्सीजन 4 हो गई एंड हाइड्रोजन भी 4 हो गया। तो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट रन इन अ स्ट्रेट वे कि आप स्ट्रेट अवे आपको आंसर मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा तो आपका अपना दिमाग अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस। इन सभी की आपको बैलेंस इक्वेशन नीचे दिखी है, आप लोगों ने सभी कुछ सही किया है, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, विच इज वेरी वेरी इजी और ये सभी को आता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये बनाता है वाइट कंपाउंड एक्स जो कि अकम्पनीड बाय एमिशन ऑफ लाइट। एक्स कंपाउंड बना रहा है, वाइट कंपाउंड बना रहा है, इसमें क्या होगा, एमिशन ऑफ लाइट भी है, लाइट भी निकल रही है इसमें। इफ द बर्निंग रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एन एटमोस्फेयर, और अगर ये जलता हुआ रिबन को किसी एटमोस्फेयर में आप प्लेस कर रहे हैं जहाँ पे नाइट्रोजन है, इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म अ कंपाउंड वाई, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड वाई। ये बोल रहा है कि जब ये बर्न हो रहा है, मैंने कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तब आपने इसको नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बर्न कर दिया, नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो, ठीक है। तब ये बर्न हो रहा है और बना रहा है कंपाउंड वाई। पहले तो ये कंपाउंड एक्स बना रहा था, ठीक है, जो वाइट वाला था वो कंपाउंड एक्स था, लेकिन अभी जब आपने इसमें नाइट्रोजन भी ऐड किया तो इसमें वाई एक और कंपाउंड बन गया। ये वाई और एक्स को आपको कब इसका केमिकल फॉर्मूला बताना है कि ये वाई और एक्स क्या है। पहले तो आप बताओ, मैग्नीशियम रिबन जब बर्न करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कुछ इस तरीके से बनता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंड लाइट। लेकिन जब मैग्नीशियम नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बनता है तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बन रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसीलिए एक्सचेंज होके मैग्नीशियम के इधर 3 और नाइट्रोजन के इधर 2 आए। तो इधर ऊपर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर बना मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दी एक्स एंड वाई। तो इधर एक्स एंड वाई ऑलरेडी गिवन है, ओके। The chemical formula of X and Y is magnesium oxide and that is magnesium का nitride. Second question क्या है, write a balanced chemical equation when X is dissolved in water. जब इस मैग्नीशियम के ऑक्साइड को तुम डिसॉल्व करते हो वाटर में H2O में, तो क्या बनता है, टेल मी व्हाट विल फॉर्म। इट विल ऑलवेज फॉर्म मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। कभी भी आप मैग्नीशियम, कभी भी आप मेटल के ऑक्साइड को, अगर अच्छा रिएक्टिव मेटल है उसको अगर आप कभी भी वाटर में आप उसको डिसॉल्व करते हो तो हमेशा मेटल का ऑक्साइड बनाता है वो, सॉरी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाता है। कभी भी आप मेटल के ऑक्साइड को डिसॉल्व करते हो वाटर में तो तब अगर आप सोडियम का भी करोगे ना, सोडियम के ऑक्साइड को भी अगर आप डिसॉल्व करोगे ना वाटर में, इट विल ऑल्सो फॉर्म सोडियम का हाइड्रोक्साइड, इट विल ऑल्सो फॉर्म सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट इट। गाइस 37th क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिंक है जो लिबरेट करती है हाइड्रोजन गैस, जिंक जो है वो लिबरेट कर रही है हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, जब इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन कॉपर जो है Cu को जब आप HCl के साथ रिएक्ट करते हो तो कुछ भी नहीं होता है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका रीजन बताओ, एंड इसका रीजन मुझसे बहुत बच्चे पूछ चुके हैं भाई, बहुत सारे बच्चे इसका रीजन पूछ चुके हैं। सो हियर इज द रीजन ऑफ दिस, जिंक जो है वो कि हाइड्रोजन के अबव है। जब भी आप लिखते हो केदारनाथ का महंगा आलू जहां फ्री सारा पब है, कोर्ट होगा आगे अपना, तो इससे आपको पता चलता है जो पब है कोर्ट होगा जहां फ्री सारा पब है, यानी कि जिंक ज्यादा ऊपर है, जिंक हाइड्रोजन से रिएक्टिव है इसलिए हाइड्रोजन को जिंक रिप्लेस कर ले रहा है। लेकिन जो कोर्ट है वो है से नीचे आ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है, तो कोर्ट यानी कि कॉपर, तो कॉपर हाइड्रोजन को कैसे रिप्लेस कर पाएगा। दिस इज द सिंपल ट्रिक, सिंपल लॉजिक जो आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर उससे नीचे है। विदाउट लर्निंग द रिएक्टिविटी सीरीज यू विल नॉट बी एबल टू आंसर लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम एंड व्हिच विल डेफिनेटली बी आस्क्ड। तो रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना कंपलसरी है बच्चों। विदाउट लर्निंग रिएक्टिविटी सीरीज इफ यू आर थिंकिंग कि आप चले जाएंगे तो you will not be able to do.
सो अगर आप इसका रिएक्शन देखें तो जिंक जब HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इस तरीके से आप जिंक क्लोराइड बनाएगा एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। एंड जब आप कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट विल नॉट रिएक्ट बिकॉज कॉपर विल नॉट बी एबल टू रिप्लेस हाइड्रोजन एट एनी कॉस्ट। ओके, 38 क्वेश्चन इज सेइंग क्या सिल्वर आर्टिकल जनरली टर्न्स ब्लैक। जब भी कभी आप किसी चांदी के सामान को रखते हैं बाहर ओपन में तो वो जनरली ब्लैक हो जाता है। द आर्टिकल व्हेन रब्ड विद टूथपेस्ट अगेन स्टार्ट्स शाइनिंग। लेकिन जब इसको आप टूथपेस्ट के साथ रब करते हैं तो वो दोबारा से चमकने लग जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस थिंग? व्हाई डू सिल्वर आर्टिकल्स टर्न black when kept in open for a few days? Name the phenomenon involved. ऑब्वियसली वी नो कि जो सिल्वर है वो जब भी आप उसको ओपन में रखेंगे तो वो सिल्वर क्लोराइड बना देगा। क्लोरीन गैस जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है या फिर सल्फर गैस जो कि सल्फर में जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है उसके साथ वो रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड भी बना देगा जो कि ब्लैक लेयर होती है। द बेटर सर्फेस ऑफ सिल्वर आर्टिकल रिएक्ट्स विद एटमोस्फेरिक सल्फर कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड फॉर्म ब्लैक लेयर ऑफ सल्फाइड्स। और उसके साथ वो सिल्वर के ऊपर ब्लैक सल्फाइड की लेयर बना देता है। दिस फिनोमिनन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोजन और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। लेकिन जब आप इसको रब करते हैं टूथपेस्ट के साथ तो क्यों वो वापस ठीक हो जाता है? बिकॉज टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर और जो ये होता है इसके साथ रिएक्ट करता है जब सल्फर के साथ तो ये एसिडिक सी लेयर बनती है। सल्फर इज एसिडिक, सो सल्फर एसिडिक हो जाता है। लेकिन जब आप इसको बेसिक की चीज़ों के साथ रिएक्ट कराते हो अगेन इट विल रिमूव दैट सल्फर की लेयर एंड वो दोबारा से सिल्वर वापस आ जाता है। सॉरी। सो गाइज बी है नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। ब्लैक सब्सटेंस क्या बनता है? इट इज सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर का सल्फाइड बन रहा है, यही है ब्लैक सब्सटेंस जो जिसकी वजह से आपका जो चांदी है वो सिल्वर हो जाता है। AgO जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो Ag2S बन रहा है एंड वाटर बन रहा है। ओके, आर वी रेडी टू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज? आप लोग प्लीज मुझे बताइए इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग टफ इन दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम एग्जाम्पलर ओनली। सो गाइज डू इट फास्ट। आप लोगों को इन चीज़ों को नोट डाउन करना है तो कर लीजिए कहीं पे भी। 39th question is saying on heating copper blue colored powder of copper nitrate। जो कॉपर नाइट्रेट का ब्लू कलर का पाउडर है उसको जब आप हीट करते हैं बॉइलिंग ट्यूब में कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर की होती है। ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस एक्सेस फॉर्म। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई आई जस्ट नाउ इंक्लूडेड दिस। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो इसको आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। ओके बहुत बच्चे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेक कमिट मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन कि ये नहीं बता पाते ये ब्राउन कलर की गैस कौन सी है। ठीक है, सो केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस थिंग इज कि व्हेन कॉपर नाइट्रेट इसको बर्न करते हैं आप तो कॉपर ऑक्साइड बनता है विच इज ब्लैक कलर। ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। नो बडी नन ऑफ यू नो कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो ब्राउन कलर की होती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बच्चों जो होती है वो ब्राउन कलर की गैस होती है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको आता है ना
जिसमें भी नाइट्रोजन होता है ना एंड ऑक्सीजन भी प्रेजेंस होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो उसमें बोलते हैं ब्राउन कलर की ब्राउन फ्यूम्स बन रही है, तो वो ब्राउन फ्यूम्स कौन सी होती है? वो ब्राउन फ्यूम्स यही होती है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, यही वो ब्राउन फ्यूम्स होती है जो कि आपको पता नहीं लग पाता है कि कौन सी गैस की वजह से है। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मैक्सिमम जिसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है, अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इस वजह से आप ब्राउन फ्यूम्स करते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इवॉल्व। अभी आप लोगों ने देखा कि ब्राउन गैस इवॉल्व कौन सी होती है? आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस इवॉल्व, वो ब्राउन गैस है यस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, अभी जो मैंने आपको बोला था। सो दैट इज इवॉल्व एज ब्राउन चोकिंग फ्यूम्स एंड दैट इज वेरी चोकिंग इन नेचर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कौन से टाइप का है ये? दिस रिएक्शन इज टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी मैंने आपको बताया थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स, और ये जो एक्स है इसका पीएच रेंज क्या हो सकता है? आप बताओ। जो एक्स है नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन भी एसिड, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, तो क्या ये एसिडिक होगी कि बेसिक होगी? टेल मी फास्ट। इट हैज टू बी एन एसिडिक। सो इसकी पीएच रेंज क्या हो सकती है? 0 से इट शुड बी बिटवीन 0 to 7। it would be less than 7 always, because aqueous solution of sodium oxide dioxide forms a nitric acid, and nitric acid so pH of solution would be 7 as medium X would be acidic, ठीक है। दिस क्वेश्चन, गिव द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द फॉलोइंग गैसेस। इन गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक आपको टेस्ट बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड जब आप रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर, जब इसको लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे इट फॉर्म्स इनसॉल्युबल calcium carbonate which turns the solution milky. This is called as lime water. This is called as lime water test. Okay, so calcium hydroxide when react with carbon dioxide it form calcium carbonate and water. The solution becomes clear in excess to calcium dioxide because of formation of soluble calcium bicarbonate. The solution becomes clear in excess of carbon dioxide because जब आप इसको वाटर के थ्रू पास कराएंगे तो तभी सॉल्युबल हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगा, ठीक है, जब ज़्यादा उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस पास कराने लग जाएंगे। सेकंड इज सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के टेस्ट बताइए। आपको ये बताना है टेस्ट कि कैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू टेस्ट द कार्बन डाइऑक्साइड? जब भी आप लाइम वाटर लेंगे उसमें से आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हो, अगर वो आपको बहुत सारी गैसेस पास कराओ, जिस गैस में वो लाइम जिस गैस के पास होने से वो मतलब थोड़ा सा प्रेसिपिटेट बनने लग जाए एंड वाइट कलर में टर्न होने लग जाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है। एंड सल्फर डाइऑक्साइड का क्या टेस्ट होता है? सल्फर डाइऑक्साइड टेस्ट कर सकते हो आप जब भी कभी आप एक जो क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर की होती है, सल्फर डाइऑक्साइड टर्न मॉइस्ट लिटमस पेपर ब्लू टू रेड, क्योंकि ये एसिडिक है। तो एसिडिक है तो कभी भी गीला लिटमस पेपर इस गैस के ऊपर से पास कराने की कोशिश करोगे तो वो क्या कर देगा? वो उसको रिटर्न करेगा। दूसरा है, कभी भी आपको पता है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन होता है जो पर्पल कलर का होता है, ये भी पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन को ये टर्न कर देती है ऑरेंज कलर के, इसकी सॉरी ऑरेंज कलर के, वो तो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जो पर्पल कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का है, इसमें जब भी आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, सल्फर की डाइऑक्साइड की गैस पास कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्न हो जाएगा ग्रीन कलर में, ये टर्न हो जाएगा ग्रीन कलर में जो कि है क्रोमियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं? ऑक्सीजन का टेस्ट करना इज वेरी इजी। ऑक्सीजन गैस बर्न्स ब्राइटली विद वुडन स्प्लिंटर दैट प्रूव्स द कंबस्टिबल नेचर ऑफ ऑक्सीजन गैस। जब भी आप वुड को बर्न कर रहे हो और वहां पे अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी बर्न होगी, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी कंबस्शन होता ही नहीं पॉसिबल।
ऑक्सीजन अगर नहीं है तो आग जलेगी ही नहीं जलेगी, ठीक है। H2 की गैस, H2 की गैस जो होती है वो पॉपिंग साउंड से बर्न होती है। कभी भी आपको लग रहा है कि अच्छा यहाँ पे H2 निकल रही है कि क्या निकल रही है, ऊपर से लाइटर लगा दो। अगर वो पॉप अप कर रही है, अगर आवाज निकल रही है तो वो बर्न हो रही है, हाइड्रोजन गैस बर्न हो रही है। 41st पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब जिंक को आप CuSO4 के साथ रिएक्ट करते हो तो क्या होता है। आपको पता है जो जिंक है, केदारनाथ का महंगा आलू, जहां फ्री, यहाँ जहां Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो Zn बोलेगा ओके आई एम गोइंग टू रिप्लेस यू, तो ऑब्वियसली जिंक सल्फेट बन जाएगा एंड कॉपर का आपको मिल जाएगा अलग, displacement हो जाएगा। When zinc is added to copper sulfate solution, the color of copper sulfate solution disappears and colorless zinc sulfate solution is formed. Solid brown copper is deposited as it displaces by zinc. Okay. B. एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक एल्यूमिनियम मेटल है, उसको आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में whenever you are burning it, what will happen? एल्यूमिनियम मेटल व्हेन एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब भी कभी एल्यूमिनियम को आप HCl में बर्न कर रहे हो, टेल मी एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन और नॉट? इट इज ऑब्वियसली मोर रिएक्टिव। तो एल्यूमिनियम का क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम का क्लोराइड बन जाएगा, बिकॉज केदारनाथ का महंगा आलू, महंगे के बाद आलू ही आता है एंड आलू इज एल्यूमिनियम। तो आलू रिप्लेस कर लेगा किसको? हाइड्रोजन को, एंड आलू आ जाएगा क्लोरीन के साथ, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा जब सिल्वर Ag कॉपर सल्फेट, अरे यार अभी Ag आपने देखा है, Ag तो सबसे नीचे है, उसके बाद गोल्ड ही आता है सीधा। महंगा आलू जहां फ्री सारा पब है, कोट होगा आगे अपना, कोट ऊपर, ऑब्वियसली कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तो इट विल नॉट रिप्लेस। जो कि सिल्वर है इज नॉट नोबल मेटल, इट डज नॉट एग्जिबिट एनी रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। इट इज अ नोबल मेटल, इट इज नॉट, नहीं इट इज अ नोबल मेटल, ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए कॉपर को नहीं रिप्लेस कर पा रहा है। क्या होगा जब जिंक जो ग्रेन्यूल्स हैं, व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। इन सभी के साथ बताना है। H2SO4 के साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, HNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, NaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। इन सभी के केमिकल रिएक्शन लिखने हैं। सो आर यू गाइज रेडी टू सी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स? चलिए देखते हैं क्या होता है। जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि केदारनाथ का महंगा आलू जहां फ्री सारा पब है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो ये रिप्लेस कर लेगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। जब जिंक हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो भी रिप्लेस करेगा। डाइल्यूट HNO3 जो होता है, जो डाइल्यूट HNO3 होता है, वो कुछ भी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता यार। जिंक रिएक्ट्स विद कोल्ड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्म जिंक नाइट्रेट, वाटर नाइट्रिक एसिड। बस वो कुछ मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करता है, ठीक है। तो जब जिंक HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाएगा नाइट्रिक फॉर्म जिंक नाइट्रेट, जिंक का नाइट्रेट बना देगा, जो कि आपको इधर नीचे देखने को मिल रहा है। एंड इट विल फॉर्म वाटर, इट विल फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, राइट, या फिर आप बोल दो नाइट्रिक ऑक्साइड। NaCl के साथ जब रिएक्ट करेगा NaCl सॉल्यूशन, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्योंकि जिंक जो है वो नीचे है एंड Na ऊपर है, तो Na के साथ तो वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। इधर देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Na, इसमें भी क्या करेगा, जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सीडोजिंकेट। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग फॉर्मूला बट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम्पलर में है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पलर की चीज़ें आप छोड़ के ना जाए एग्जाम में तो ही बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम्पलर से क्वेश्चन अब रिसेंटली देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो एग्जाम्पलर भी आपकी एक तरीके से, क्योंकि वो बोर्ड ही देता है आपको, तो वो भी आपकी एक तरीके से वो भी आपका सिलेबस ही है, ठीक है। एग्जाम्पलर इज ऑल्सो योर सिलेबस, अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो व्हेन जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो ऐसे मत बोलना कि यार इसमें रिएक्शन ही नहीं होगा,
कि सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, नहीं। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर भी है उसमें, तो आप क्या करोगे, जिंक का बना दोगे सोडियम टेट्रा यानी कि 4 हाइड्रोक्सी, टेट्रा हाइड्रोक्सी यानी कि 4 हाइड्रोक्सी, जिंकेट यानी कि जिंक का आयन, और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम BaCl, बाकल BaCl2 सॉल्यूशन टू एक्वा सॉल्यूशन सोडियम सल्फाइड, जब आप बाकल को यानी कि बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट ऐड करते हो टू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, यानी कि सोडियम सल्फाइड के साथ जब आप रिएक्ट करते हो, वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्यों बनता है? बिकॉज आपको क्या मिल रहा है इधर, वेन एवर यू आर रिएक्टिंग इट विद सोडियम सल्फाइड, दैन इट इज बेरियम का सल्फेट बन रहा है एंड सोडियम का क्लोराइड बन रहा है, तो ये है रिएक्शन, ये है वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। दिस इज द वाइट प्रेसिपिटेट विच इज बीइंग फॉर्म्ड इन दिस केस। सोडियम के सल्फेट को, सोडियम के उसको जब आप रिएक्ट कर रहे हो, सल्फाइड को रिएक्ट कर रहे हो बेरियम क्लोराइड के साथ। सेकंड है, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेट रिएक्शन, क्या अलग दिया जा सकता है इसमें? आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे सकते हो, क्योंकि जो इसका सल्फाइड है सोडियम का वो चला जा रहा है बेरियम के साथ, एंड जो बेरियम का क्लोराइड है वो चला जा रहा है सोडियम के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट है, ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को जब आप रिएक्ट कर रहे हो टू रिएक्शन मिक्सचर, वाइट प्रेसिपिटेट डिसअपियर्स, वाइट प्रेसिपिटेट्स खत्म हो जा रहा है। क्यों खत्म हो जा रहा है? वाई इज इट? एडिंग HCl डिजॉल्व्स द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फाइड, वो बेरियम सल्फाइड के उसको खत्म कर दे रहा है, एंड जिसकी वजह से बेरियम क्लोराइड आ जा रहा है, विच इज अगेन सॉल्युबल, इट इज नॉट एक्वा, इट इज नॉट सॉलिड, इसकी वजह से जो कि पूरा का पूरा जो आपका प्रेसिपिटेट बना था वो डिसॉल्व हो गया अभी। नेक्स्ट 44th, you are provided with 2 containers made up of copper and aluminium, 2 कंटेनर है आपके पास, एक है कॉपर से बना और एक है एल्यूमिनियम से बना। You are also provided with solution of dilute HCl, HNO3, जिंक क्लोराइड, H2O, 2 कंटेनर है। एक कंटेनर भाई मैंने आपको बोला कि ये कॉपर का है और दूसरा कंटेनर है एल्यूमिनियम का, और इनमें ये चीजें डाल के देखते रहो। HCl डालो पहले, फिर कभी डालो उसमें HNO3, और बताते रहना है कि क्या क्या तुमको देखने को मिला, क्या क्या आप लोगों को इनके बीच में रिएक्शंस देखने को मिले हैं। सो सबसे पहले शुरू करते हैं आपके कॉपर के साथ, रिएक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर के साथ जब HCl ने रिएक्ट किया, आपको पता है कॉपर इज बिलो H, राइट, कॉपर इज बिलो H, तो इसमें इस केस में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, HCl का कोई भी रिएक्शन कॉपर के कंटेनर में नहीं हुआ। डाइल्यूट HNO3 विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, जब आप HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो मेटल जो है, कॉपर का मेटल फॉर्म्स कॉपर का नाइट्रेट विद नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो क्या होता है ना, HNO3 एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो हमेशा दूसरे जो मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन ऐड करेगा, इसकी वजह से ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है विद नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट, ये बना रहा है कॉपर का नाइट्रेट एंड वाटर, कॉपर के नाइट्रेट के साथ वाटर बना रहा है एंड नाइट्रिक का ऑक्साइड भी बना रहा है। सो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैन नॉट स्टोर इन कॉपर कंटेनर, तो ये जो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो कॉपर कंटेनर में नहीं स्टोर हो पा रहा है आपका। जिंक क्लोराइड, व्हेन कॉपर मेटल इज लेस रिएक्टिव, जिंक क्लोराइड के साथ कैसा रिएक्ट करेगा, जिंक क्लोराइड के साथ कैसा रिएक्ट करेगा कॉपर की, कॉपर नीचे भाई, जिंक से नीचे है, केदारनाथ का महंगा आलू, जहां जहां ऊपर है कॉपर नीचे है, तो कॉपर इस केस में भी कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा, तो हेंस जिंक क्लोराइड कैन स्टोर इन कॉपर कंटेनर, जिंक क्लोराइड को आप आराम से स्टोर कर सकते हो कॉपर के कंटेनर में, ओके। वाटर के साथ, वाटर को आप कॉपर के बर्तन में रखते हो यार, इट इज गुड टू स्टोर वाटर इन कॉपर कंटेनर, कॉपर का बर्तन अच्छा होता है, कंटेनर अच्छा कंटेनर होता है, राइट। ना लेट अस गो विद एल्यूमिनियम का क्या होता है। एल्यूमिनियम के केसेस में डाइल्यूट HCl के साथ एल्यूमिनियम जब रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एयर रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl,
जब भी HCl के साथ रिएक्ट करोगी तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि केदारनाथ का महंगा आलू, दिस इज आलू, आलू रिएक्ट कर देगा, आलू इसको रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा ही बनेगा। HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा। नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी वजह से एल्यूमिनियम मेटल फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड, सो इट विल नॉट रिएक्ट फर्दर, थोड़ी देर तक रिएक्ट करेगा, लेकिन एल्यूमिनियम के ऊपर जब भी लेयर आ जाती है ना ऑक्साइड की, तो वो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर की तरह हो जाती है। हेंस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कैन स्टोर इन एल्यूमिनियम कंटेनर, इसकी वजह से एल्यूमिनियम के कंटेनर में नाइट्रिक एसिड रख सकते हो आप, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हो आप, तो वो एक लेयर जब एल्यूमिनियम के ऊपर बनती है ना, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है। एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है ना, इट इज़ वेरी प्रोटेक्टिव, आई एम सो सॉरी मैंने गलत लिख दिया। एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं ना, वो काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं, वही एल्यूमिनियम की सभी चीज़ों को बचा के रखती है। एल्यूमिनियम का सामान क्यों इतने दिनों तक चलता है? एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ लगवाते हैं लोग, एल्यूमिनियम के एंटीनाज बाहर बारिश में सालों साल चलते रहते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर जो एक लेयर बन जाती है ना एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बहुत अच्छी लेयर होती है, वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको ऑक्सीजन देगा एल्यूमिनियम को, और एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन देते ही उसके साथ वो अपने बाहर बना लेगी एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, तो वो अभी आप उसको रख सकते हो। अभी नाइट्रिक एसिड भी उसमें रख दोगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिंक क्लोराइड के साथ वो कैसा रिएक्ट करेगी? ऑब्वियसली जिंक से भी ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम, तो इसकी वजह से ये बना देगी एल्यूमिनियम का क्लोराइड, और जिंक मेटल अलग चला जाएगा। तो जिंक को आप जिंक cannot be stored, it cannot be stored, it cannot store in zinc container, एल्यूमिनियम को आप जिंक कंटेनर में नहीं रख सकते हो, या फिर जिंक के कंटेनर एल्यूमिनियम के कंटेनर में आप जिंक क्लोराइड नहीं रख सकते हो। लास्ट का वाटर, देखो रूम टेम्परेचर पे जो एल्यूमिनियम है वो कभी भी वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, इवन एल्यूमिनियम ठंडे और गर्म पानी से भी नहीं रिएक्ट करता, लिक्विड फॉर्म में रिएक्ट ही नहीं करता है वाटर के साथ वो, ठीक है। लिक्विड के फॉर्म में एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट एट ऑल, ठीक है, विद वाटर। तो एट रूम टेम्परेचर देयर विल बी नो रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम मेटल एंड वाटर, सो इट कैन बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर। आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम होता है और जो आपका होता है जिंक और जो आपका होता है एक आयरन, ये कभी भी वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, दे विल नेवर रिएक्ट विद वाटर इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक्ड इट, एंड आप लोगों ने इसी तरीके से एग्जाम्पलर का फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। आई जस्ट ट्राइड टू रिवाइज एज मच एज आई कैन, आप लोगों के साथ मैंने भी रिवीजन किया है, एंड एग्जाम से पहले आप इसको 3-4 बार पॉज करके देखिए एंड खुद रिवाइज करने की कोशिश करिए, आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड सॉल्यूशन यही आप फॉलो कर सकते हैं अपने एग्जाम में भी। एंड आई जस्ट होप, और मुझे लगता भी है कि इससे इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे। सो गाइज अभी भी अगर आप प्लस पे मुझसे बायोलॉजी का फुल रिवीजन करना चाहते हैं तो प्लस पे ज्वाइन करिए मुझे, और अप्लाई करिए मेरा रेफरल कोड 10% ऑफ पाने के लिए, URVIZA। सभी बच्चों को मैं वहाँ पे बायोलॉजी की क्लास में देखना चाहती हूँ, अप्लाई करिए मेरा रेफरल कोड URVIZA, ताकि मेरे को बायोलॉजी की क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट मिले अपने यूट्यूब वाले। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट, सी यू ऑल टुमारो एट 4 PM अगैन।